हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पैसा इन्वेस्टो। आज हम NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, लास्ट चैप्टर। ओके, ये 2 मार्क्स का चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें से, बट ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट की सेल्स करते हैं या फिर आप टर्मिनल पे वर्क स्टेशन पे वर्क करते हैं तो दैट टाइम आपको क्या सेल्स प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, आपको क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है, इन्वेस्टर्स को आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है और कंप्लायंस को किस तरीके से आपको फॉलो करना है, तो वो सारा डिटेल्स इस 10 चैप्टर में है। इस चैप्टर से जो हमारे मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे। फर्स्ट, क्लाइंट का हम आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, ड्यू डेलीगेंस प्रोसेस कस्टमर के लिए कैसे करेंगे, इन्वेस्टर ग्रिवेलेंस मैकेनिज्म कैसे क्या रहेगा ट्रेडिंग मेंबर के अगेंस्ट, और सेबी के कंप्लायंस रिट्रेसल सिस्टम यानी कि सेबी का कंप्लायंस सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, सो फर्स्ट हम कुछ पहले ये पढ़ लेते हैं कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन वर्ड्स को हमको यूज़ करना है और किन वर्ड्स को हमको यूज़ नहीं करना है, या फिर किन टर्मिनोलॉजीज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज हाई रिटर्न रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। सो आपको कभी भी 100% श्योरिटी या गारंटी वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, बिकॉज मार्केट क्या होता है, इवेंट्स के अकॉर्डिंग या फिर न्यूज़ के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता है, आइदर अप साइड या फिर डाउन साइड। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करता है, राइट, अराउंड 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट, तो हम उसको गारंटी नहीं दे सकते कि सर नेक्स्ट 3 इयर्स में आपका जो 1 लाख रुपए है वो 5 लाख रुपए हो जाएगा या इवन 1,10,000 रुपए हो जाएगा। आप इतनी भी गारंटी नहीं दे सकते हो, 100% श्योरिटी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, आप अश्योरिटी वर्ड यूज़ कर सकते हो, ओके, बट आप श्योरिटी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो या गारंटी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मार्केट में हाई रिस्क हाई रिटर्न वर्ड यूज़ किया जाता है, लाइक आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे आपको उतना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, बट ओनली हाई रिटर्न वर्ड कभी यूज़ नहीं किया जाता है, या रिस्क फ्री भी वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क। मार्केट जो है वो रिस्क पे ही डिपेंड करता है, आपका जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा आपको उतना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। देन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, आपको आपका जो एक डिपार्टमेंट है वो सेपरेट रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, तो वही लोग एडवाइस कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को, सभी लोग नहीं एडवाइस कर सकते हैं। प्लस ये जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस होंगे इनके पास कुछ पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, देन ओनली दे आर एलिजिबल क्लाइंट। ऑनेस्ट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, आप किसी भी क्लाइंट को या किसी भी इन्वेस्टर को अनस्टेबल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। लाइक आपने सुना होगा ऑपरेटर बेस्ड कॉल आती हैं, इंटरनल कॉल्स आती हैं, तो इन सब तरह की चीज़ों को आपको फॉलो नहीं करना है। देन चर्निंग एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हम शॉर्ट टर्म के लिए शेयर मार्केट में बाई या सेल ऑर्डर्स पंच करते हैं, जैसे फॉर सपोज आज हमने बाई करा, सेम डे बेच दिया और फिर कुछ नया बाई करके हमने अगले दिन के लिए होल्ड कर लिया, या फिर आज हमने बाई करा 4 दिन होल्ड करा सेल कर दिया फिर कुछ नया बाई कर लिया, तो ये उसके लिए चर्निंग वर्ड यूज़ किया जाता है। देन आपको इन्वेस्टर सेमिनार्स करने हैं, मतलब कि इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस सेमिनार्स आपको अपने इन्वेस्टर्स के लिए करना है। देन कॉन्टैक्ट विद कंज्यूमर्स, यानी कि आपको कंज्यूमर्स के साथ में कांटेक्ट करना है। देन सेल्स एजेंट को कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। तो फर्स्ट, बी करेटियस एंड प्रोफेशनल, आपको हमेशा प्रोफेशनल रहना है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, मतलब मिसअंडरस्टूड नहीं करना है क्लाइंट को, आपको कुछ हाई प्रेशर, आपको क्लाइंट को प्रेशराइज नहीं करना है या फिर उनको गलत उनको अजम्पशंस नहीं देना है, या फिर उनको हाई रिटर्न्स के पोटेंशियल्स कि मतलब आपको आपका जो सेविंग आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको उस पर बहुत रिटर्न मिलेगा सर, 1 साल के लिए आप इन्वेस्ट करके देखिए, ऐसे वर्ड्स आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है। बट नॉर्मली ऐसे ही वर्ड यूज़ किए जाते हैं क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए शेयर मार्केट में, बट आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, ये सेबी के रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है,
देन नेक्स्ट जो आता है, आपको क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइलिंग को अंडरस्टैंड करना है, मतलब क्लाइंट कितना मनी लूज, मैक्सिमम कितना मनी लूज कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको कोई भी प्रोडक्ट पिच करना है। ठीक है, अगर फॉर सपोज क्लाइंट की जो रिस्क प्रोफाइलिंग है वो लो रिस्क प्रोफाइल क्लाइंट है, तो उसको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स देना है, मतलब जिसमें कि उसको ईयरली और 3 ईयरली और हाफ ईयरली उसको कुछ फिक्स्ड इनकम आती रहे। या फिर मार्केट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट देना है, मतलब अगर जो उसका रिस्क प्रोफाइलिंग हाई रिस्क प्रोफाइल क्लाइंट है, रिस्क ले सकता है मार्केट में, तो देन आपको उसको मार्केट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पिच करना है। ठीक है, देन आपको जो सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज है उसके अंडर कुछ पॉलिसीज आती हैं, जिसका कि आपको रिटर्न एंटी मनी लॉन्ड्री प्रोसीजर करना है, कस्टमर ड्यू डेलीगेंस करना है, पॉलिसी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट करना है, और रिस्क बेस्ड अप्रोच। अब ये जो है ये हम इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इन डिटेल पढ़ने चाहेंगे तो ये खुद अपने आप में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसका बहुत और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। बट हाँ, ये जो सब चीज़ें हैं ये मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि सेबी ने कुछ रूल्स और पॉलिसीज बनाई हैं जिनके अंडर ये सब प्रोसीजर्स आती हैं। और ये जो है ये लाइक अवेयरनेस है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका मनी जो है वो रिस्क पे है। देन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में जो है जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग आ जाती है, फिर कुछ भी आपको स्कैम नहीं करना है या फिर फ्रॉड नहीं करना है, या फिर आपको गलत चीज़ें बोल के लोगों से आप पैसा नहीं ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं इन चारों पॉलिसीज के अंदर आती हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है हमको जो क्लाइंट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरीज के होते हैं उनको डिफाइन करना है, जैसे नॉन रेसिडेंट क्लाइंट। फॉर सपोज अभी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, है ना, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, अपर क्लास हैं, देन लोअर क्लास हैं। तो ये हम कैसे डिफाइन करते हैं, उनके फेस स्ट्रक्चर या उनके बॉडी स्ट्रक्चर या उनके कपड़ों से हम ये डिफाइन नहीं करते हैं, बट हम ये सब चीज़ें किस चीज़ से डिफाइन करते हैं कि उनकी ईयरली इनकम कितनी है। तो इसी तरीके से मार्केट में भी कैटेगरीज हैं क्लाइंट्स की। फॉर सपोज यदि कोई क्लाइंट नॉन रेसिडेंट है, मतलब इंडिया में नहीं रहता है, तो वो नॉन रेसिडेंट क्लाइंट होता है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है या अलग तरीके से उसका अकाउंट ओपन किया जाता है। देन हाई नेट वर्थ क्लाइंट, तो जिनका भी 2.5 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट रहता है तो वो हाई नेटवर्थ क्लाइंट में आते हैं। बट यहाँ पे 25 लाख के अबव हाई नेटवर्थ क्लाइंट मानते हैं ब्रोकर्स। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू सेबी जो भी 2.5 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सब हाई नेटवर्थ क्लाइंट में आते हैं। देन ट्रस्ट, चैरिटी, एनजीओ एंड ऑर्गेनाइजेशन, अगर इनके नाम पे कोई डीमैट अकाउंट्स हैं या इनके नाम पे कोई लाइक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डोनेशन कलेक्ट करती है ना मार्केट से, तो इनका अलग अलग तरीके से अकाउंट ओपन होता है, इनके लिए अलग पॉलिसीज फॉलोज होती हैं। देन कंपनी हैविंग द क्लोज फैमिली शेयर होल्डिंग और बेनिफिशियर ओनरशिप, मतलब कि ऐसी कंपनी जिनके के जो शेयर्स हैं वो क्लोज फैमिली मेंबर्स में ही हैं, तो उनके लिए अलग पॉलिसीज फॉलो की जाती हैं। तो ये सब प्रोसीजर हैं, और यहाँ से भी इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि कौन सी आप किन किन प्रोफाइलिंग आप कैसे कैसे प्रोफाइलिंग कर सकते हो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लाइंट की। ठीक है, जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, और बाकी लाइक इतना नहीं है। ओके, देन अब यहाँ पे मेन आता है कि डॉक्यूमेंटेशन से करना है। ठीक है, से करना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन मतलब जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं ना किसी भी क्लाइंट का, आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो जो केवाईसी होता है, नॉर्मली केवाईसी में क्या आता है, आधार आता है। ठीक है, आधार कार्ड में उसका एड्रेस प्रूफ भी हो जाता है ना,
और पैन नंबर आता है इनकम प्रूफ के लिए, पैन कार्ड, देन फोटोग्राफ, ओके, एंड इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ में क्लाइंट का बैंक स्टेटमेंट आप ले सकते हो, आईटीआर जो फाइल करता है क्लाइंट वो आप ले सकते हो, है ना। देन जो भी सेविंग अकाउंट क्लाइंट लिंक करना चाहता है तो सेविंग अकाउंट का आपको यहाँ पर चेक लेना पड़ता है क्लाइंट से। तो ये सारी चीजें जो आती हैं ये अकाउंट ओपनिंग के लिए आती हैं। तो अगर आप फॉर सपोज किसी इंडिविजुअल का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज, एंड वन मोर थिंग, पावर ऑफ अटर्नी। तो ये केवाईसी में नहीं आता है पावर ऑफ अटर्नी, बट पावर ऑफ अटर्नी भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है फॉर अकाउंट ओपनिंग पर्पस, ठीक है। तो अगर आप किसी इंडिविजुअल यानी कि किसी नॉर्मल व्यक्ति का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, वेदर इट इज हाई नेटवर्थ क्लाइंट होगा वो या नॉर्मल क्लाइंट होगा, तो उसके लिए ये सब चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। बट अगर आप किसी कंपनी का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे आपको एक ऑथराइजेशन लेटर भी लेना होता है, ठीक है। ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है कि जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या फिर ट्रस्टी है, मतलब ट्रस्ट का अगर अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं तो जितने भी ट्रस्टीज हैं तो उन सबका ऑथराइजेशन आपको यहाँ पे लेना पड़ता है कि लाइक अगर फॉर सपोज कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्टर या एक पर्टिकुलर ट्रस्टी वो अकाउंट हैंडल कर रहा है तो बाकी सब उसमें लाइक सब हर एक ट्रस्टी और हर एक डायरेक्टर उनको क्या बोलना चाहेगी, लाइक उनको ऑथराइज कर रहा है कि आप ये ट्रांजेक्शन्स अकाउंट में कर सकते हैं, तो दैट्स वाई ऑथराइजेशन लगता है। देन अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगता है, फॉर सपोज अगर कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के लिए अकाउंट आप ओपन करने जा रहे हैं तो दोनों के लिए एक और चीज रिक्वायर्ड होती है, जो रजिस्ट्रेशन करते हैं हम कंपनी का, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहते हैं दोनों के लिए। पार्टनरशिप फर्म में भी जो दोनों पार्टनर रहेंगे तो उनका दोनों का कंबाइन ऑथराइजेशन लगता है। और वन मोर थिंग, पैन जो रहता है वो कंपनी का भी पैन बनाया जाता है, डायरेक्टर के नाम मतलब कंपनी के नाम पे पैन रहता है पर डिटेल्स डायरेक्टर की रहती है उसमें, तो वो पैन यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है, ओके। सो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आप अकाउंट ओपन करते हैं तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होती है, मतलब आप जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो जिस कस्टमर का आप साइन पे हैं फॉर्म पे, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है इस चैप्टर में, इस टॉपिक से भी। ओके, सो सेबी का एक कंप्लायंस रिड्रेसल सिस्टम है, ठीक है, उसको रिड्रेसल सिस्टम बोला जाता है। तो ये जो रिड्रेस सिस्टम रहता है ये हर एक ब्रोकिंग हर एक ट्रेडिंग मेंबर का रहता है, इवन क्लियरिंग कॉरपोरेशन का भी रहता है। और ये जो रिड्रेसल सिस्टम है ये कंप्लायंस डिपार्टमेंट या कंप्लेंट डिपार्टमेंट रहता है, जहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कहीं पे भी डाउटफुल है आपके अकाउंट से ज़्यादा फंड कट हो गया या कम फंड कट हुआ या आपके शेयर्स जो हैं वो प्रॉपरली नहीं शो हो रहे हैं, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आप अपने ब्रोकर को कंप्लेंट करेंगे, ब्रोकर की साइड से कुछ आपको रिवर्ट नहीं आता है, विद इन 24 आवर्स रिवर्ट करना होता है। तो रिवर्ट नहीं आता है तो आप अपने ट्रेडिंग मेंबर के पास जाएंगे या फिर एक्सचेंज के पास जाएंगे, एंड एट लास्ट आपको सेबी जो है यहाँ पर रिजॉल्व करके देती है जो भी इशू रहता है उसका, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा बड़े इशू होते हैं वही सेबी तक जाते हैं, बाकी छोटे मोटे इश्यूज ब्रोकर खुद अपने हैंड पे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे एक रिड्रेसल या रिड्रेसल डिपार्टमेंट होता है जो कि स्पेशली कंप्लेंट के लिए जनरेट किया जाता है या कंप्लेंट के लिए होता है वो डिपार्टमेंट। अब ये मेन है डूज एंड डोंट्स। आप जब ट्रेडिंग सिस्टम पे बैठते हैं, वर्क स्टेशन पे बैठते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, वो सब का डिटेल्स इस पूरे डूज एंड डोंट्स में है, ठीक है। हम जब भी वर्क स्टेशन पे बैठते हैं तो हमारे डेस्क के सामने ये डूज एंड डोंट सारे लगे हुए होते हैं सेबी के, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। बिकॉज आप समझ रहे हैं ना कि आप पूरा पैसों
का गेम होता है यहाँ पे। अगर आपका एक भी आपने गलत ऑर्डर पंच कर दिया मार्केट में, तो उसका जो मतलब लाइक आपसे कंपनी पहले ही रिटर्न में ले लेती है कि अगर कुछ भी गलती हुई आपके थ्रू तो आप पे आपको करना है, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रख के, और ऑर्डर पंचिंग स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, बट जब आप यूज टू हो जाते हो तो बहुत इजी होता है ये सब करना, ठीक है। सो ऑलवेज डील, हम एक के बाद एक इसको पढ़ते जाते हैं। ऑलवेज डील विद द मार्केट इंटरमीडिएटरी रजिस्टर विद सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज। आपको उन्हीं के साथ में डील करना है जो कि सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के साथ में रजिस्टर्ड है ना। देन कैरी आउट ड्यू डिलिजेंस बिफोर रजिस्टरिंग एज अ क्लाइंट। आपको पहले ड्यू डिलिजेंस लेना है विद एनी इंटरमीडिएटरी। केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट स्टेटेड इन द रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स which form part of the investor registration requirement for dealing through brokers। आप अगर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको सबसे फर्स्ट ड्यू डिलिजेंस लेना है और रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट लेना है और उसको केयरफुली रीड करना है, आप जिस भी ब्रोकर के साथ में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो। कलेक्ट फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड फॉर द रजिस्ट्रेशन एज अ क्लाइंट। आपको जितने भी आप एज अ क्लाइंट जो फॉर्म आप पूरा फिल करके दे रहे हैं तो उसको आपको फोटोकॉपी भी कलेक्ट करना है अपने ब्रोकर के हैंड से। इंश्योर दैट द डॉक्यूमेंट और फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन एज क्लाइंट आर फुली फिल्ड इन। यानी कि आप जो भी फॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ब्रोकर को, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं वो कम्प्लीटली फुलफिल्ड हो, उसमें कहीं पे भी कोई ब्लैंक या कुछ भी ऐसा नहीं हो जहाँ पे कि कुछ फ्रॉड या आपके साथ गलत हो सकता है। गिव क्लियर एंड अनएम्बिशियस इंस्ट्रक्शन टू देयर ब्रोकर एजेंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ऑलवेज इंसिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट नोट। आपको हमेशा अपने ब्रोकर से कॉन्ट्रैक्ट नोट कलेक्ट करना है और फिर वेरीफाई करना है आपको कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है डे में वो करेक्ट है या नहीं है। और आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे ये दे रखा है कि जो नॉर्मल बैंकिंग चैनल है विद द मार्केट इंटरमीडिएटरीज, तो जो भी आपका ड्यू अमाउंट है वो कम्प्लीटली सेटल हुआ है या नहीं हुआ है, ओके। Then adopt trading and investment strategies। आपको जो भी आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है ना उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बनानी है मार्केट में। आपको सिक्योरिटीज को लेकर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कॉशियस रहना है। प्राइसिंग लो प्राइजेस को लेकर कॉशियस रहना है ना। और आप रिमेंबर कि कोई देयर इज नो गारंटी रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। कोई भी गारंटी नहीं होती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। देन जो टर्म्स एंड कंडीशंस है रिस्क फैक्टर को लेकर कमोडिटी या फिर फ्यूचर मार्केट में, वो आपको अच्छे से समझनी है। ऑलवेज कीप कॉपीज ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स। आपको हमेशा अपने पास में जितने भी इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज रखनी है। लाइक कॉन्ट्रैक्ट नोट हो गया, एक्नॉलेजमेंट स्लिप हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, तो ये सारे आपको फोटोकॉपीज अपने पास में रखनी है। सेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय रिलायबल मोड। यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप ध्यान से दें। फॉर सपोज मैं भी आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, आप कभी भी किसी को भी अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड की जेरोक्स पे साइन करके देते हैं ना, तो ध्यान रखें कि आप वो पूरा एक A4 साइज ब्लैंक पेज होता है ना, अभी ये पूरा A4 साइज ब्लैंक पेज है और यहाँ पे एक छोटा सा आपका आधार का जेरोक्स होता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे साइन करके दे देते हैं, यहाँ पे साइन करते, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप कभी भी साइन करते हैं ना तो आपके आधार मतलब जो भी आपकी फोटोकॉपी है मेन आधार की, आप ऐसा क्रॉस साइन करें और नीचे में लिख दें कि यूज ओनली फॉर दिस पर्पज, यूज ओनली फॉर ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट, यूज ओनली फॉर ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। तो इस तरीके से आप किसी को भी अपना आधार या पैन का जेरोक्स दे रहे हैं तो इस तरीके से आप लिख के दीजिए, ताकि क्या होगा कि कभी भी उसका मिसयूज नहीं होगा आपके आधार एंड पैन का। बाकी नॉर्मली ऐसा बहुत बार होता है कि मिसयूज हो जाता है। इवन आप अपने चेकबुक कैंसल चेक का भी अगर कॉपी फोटो कॉपी किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप क्रॉस सिग्नेचर करके और नीचे में लिखें कि यूज ओनली फॉर दिस। तो क्या होगा ना कि अगर कोई आपका नॉर्मली क्या होता है, आप बैंक में जाते सेविंग अकाउंट के लिए, उसके साथ में वो आपका डीमैट भी ओपन कर देते हैं,
तो ये इस तरीके से मिसयूज होता है। तो वहाँ पे आप लिख के दें कि आप किस चीज़ के लिए ये आपका आधार और पैन का जेरोक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये आपको पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखना है। ओके, सेंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय अ रिलायबल मोड, इंश्योर दैट दे हैव मनी एंड विल बी एबल टू पे बिफोर यू बाय, मतलब कि आप जो भी परचेसिंग कर रहे हैं तो उतना पैसा आपके पास है और आप उतना पैसा पे कर सकते हैं, बिकॉज इफ इन केस वो शेयर डाउनसाइड आ जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाता है, तो ब्रोकर आपसे उतना पैसा लेगा। आप पैसा उतना नहीं देंगे तो फिर वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है जितना पैसा आपने नहीं पे किया, है ना। और जो भी सिक्योरिटीज होल्ड हैं आपके अकाउंट में वो इंश्योर करें कि आपके डीमैट में रहें। ओके, देन deligency and promptly, for example, if required documents is not received within a reasonable time, investor must contact to the concerned person at the broker hand। मतलब कि आपको अगर फॉर सपोज अपने ब्रोकर और जो भी डिपार्टमेंट है उसके इन टच में रहें, ताकि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और आप वो रिसीव ना किया हो तो आप इमीडिएटली कंसर्न पर्सन को कांटेक्ट कर सकें। अब डोंट्स क्या है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। तो डील विद द अनरजिस्टर्ड ब्रोकर, सब ब्रोकर और अदर अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएटली, मतलब आपको कभी भी अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ में डील नहीं करना है। एग्जीक्यूट एनी डॉक्यूमेंट विद एनी इंटरमीडिएटरी विदाउट फुली अंडरस्टूड इट्स टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपने किसी भी इंटरमीडिएटरी को नहीं प्रोवाइड करना है विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स terms and condition। Leave the custody of their demat transaction slip book in the hand of any intermediary। आपको अपना जो डीमैट ट्रांजेक्शन ये जो होता है, एक्चुअल ये जो डीमैट ट्रांजेक्शन स्लिप होता है ये क्या होता है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। डीमैट ट्रांजेक्शन स्लिप क्या होता है ना, एक बुकलेट आती है जैसे चेक बुक होती है ना हमारी, कि हम उसमें कुछ अमाउंट डाल देते हैं, राइट, और सिग्नेचर कर देते हैं, और जिस भी पर्सन के नाम पे वो हम देते हैं जिसके भी, तो उसके अकाउंट में वो फंड क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। उसी तरीके से डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप होती है। यहाँ पे हम जिस भी व्यक्ति का डीमैट अकाउंट नंबर दे देते हैं, है ना, और जो शेयर का नाम दे देते हैं और ISIN नंबर दे देते हैं, ISIN नंबर प्लस क्वांटिटी दे देते हैं, तो उस पर क्या होता है, उस पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट में वो के अकाउंट से ट्रांसफर हो जाते हैं इस स्लिप के थ्रू। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्लिप है, ट्रांजेक्शन स्लिप है, ये आप किसी और व्यक्ति के हाथ में ना दें। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन आती हैं कि आपको सिग्नेचर करके देना होता है। आपका जो ब्रोकर है वो आपसे आपका पेन भी मांगता है ना, के लिए ये सब चीजें हैं, बट फिर भी आपको किसी को भी अपनी डीमैट ट्रांजैक्शन स्लिप बुक नहीं देनी है। ISIN नंबर क्या होता है, हर एक शेयर का एक आइडेंटिटी नंबर होता है, उस आईडी होता है, उसको ISIN नंबर बोला जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट अनसाइंड एंड डुप्लीकेट और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट नोट, मतलब आपको कभी भी अनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं एक्सेप्ट करना है, ठीक है, या डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको नहीं एक्सेप्ट करना है। रूमर और टिप, आपको कभी भी ऐसे शेयर्स को परचेसिंग नहीं करना है जिसके ऊपर की कोई रूमर्स या कोई टिप विप आपको आई हो। बाय प्रोमिसेस ऑफ हाई रिटर्न, आपको कभी भी ये गलत चीजों में नहीं फंसना है, हाई रिटर्न वाली चीजों को लेकर। फॉल प्रे टू प्रॉमिस ऑफ गारंटी रिटर्न, और आपको ये बहुत लोग आपके साथ में ऐसा बोलेंगे कि आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, हम गारंटेड 6 महीने में आपको 1,50,000 रुपए बना के दे देंगे। तो इस तरीके की भी चीजों में आपको नहीं फंसना है। गेट मिसाइल बाय गारंटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स थ्रू पोस्ट डेटेड चेक्स, और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि आपको पहले से ही आपसे बोलते हैं कि आप हमको 1 लाख दीजिए और ये 6 महीने के बाद का ये चेक लीजिए, और उस पर अमाउंट लिख के और आपको दे देते हैं। डेट उस पर लिखी हुई रहती है आफ्टर 6 मंथ की। तो आपको ऐसे भी कुछ मिसाइल में नहीं फंसना है, ऐसे भी कोई मिस्टेक आपके साथ करता है तो उसमें आपको नहीं फंसना है। तो ये सारे जो डूज एंड डोंट्स हैं आपको ध्यान में रखना है एज अ इन्वेस्टर।
Okay, get carried away by luxury advertisement by any nature in print or electronic media. बहुत सारे ऐसे प्रिंटेड लाइक आते हैं, हम भी फेसबुक, अभी आपने ही देखा होगा फेसबुक पे या इंस्टा पे कि लॉटरी, जैकपॉट कॉल, तो इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है आपको। ब्लाइंडली फॉलो मीडिया रिपोर्ट और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट एज सम ऑफ दिस कुड बी मिसलीडिंग। आपको कोई भी मीडिया रिपोर्ट, यानी कि जैसे CNBC आवाज़ है या जी बिजनेस है या फिर एनी अदर जो भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, तो ब्लाइंडली उनको फॉलो, आप फॉलो कर सकते हो उनको, बट ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना है उनको, ठीक है। और ब्लाइंडली आपको किसी भी और अदर पर्सन के बिहाफ पे डिसीजंस भी नहीं लेना है कि सामने वाले ने बोला कि अरे ये स्टॉक जो है साल भर में डबल हो जाएगा तो एक काम करो खरीदो। नहीं, आपकी खुद की भी पर्टिकुलर उस पर स्टडी होनी चाहिए, आप खुद भी उसके बारे में इन्वेस्टिगेट ओनली यू एंड देन ओनली यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी इन पर्टिकुलर स्टॉक। Forgo obtaining all documents of transaction in good faith even from people whom they know। ठीक है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ट्रांजेक्शन्स के लिए दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी और के हाथ में आपने दे दिए जिसके ऊपर कि आपको फैक्ट हो, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। और जो भी कंसर्न ऑथोरिटी है ना, उसको डिस्पाइट उन, अगर वो कुछ भी गलत आपके साथ करते हैं तो आपको रिटर्न कंप्लेंट देनी है, आपको मेल्स ईमेल्स वगैरह रिटर्न में देने हैं, ताकि कि उसका कुछ ना कुछ रिजॉल्व हो सके। आप ऐसे ही किसी को भी वर्बली बोल देंगे कि मेरा ये इशू हो चुका है, इसको सॉल्व कर दो, तो वो कभी सॉल्व नहीं होगा। तो ये सारे डूज एंड डोंट्स हैं फॉर इन्वेस्टर्स के ध्यान में रख के करना है। और हमें ये ध्यान में रखना है कि ये सारी चीज़ें हमको इन्वेस्टर्स के साथ नहीं करनी है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं कि आपको क्या इन्वेस्टर के साथ नहीं करना है। और यही सारी चीज़ें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में भी, इसमें से ही कुछ चीज़ें जो हैं जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में भी इंक्लूड है, मतलब वहाँ पे भी समहाउ कुछ पॉइंट जो हैं जो उधर भी एप्लीकेबल होते हैं। फाइन, ओके, सो ये हमारा 10 चैप्टर जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। यहाँ पे मैं एक टॉपिक मेरा छूट गया है, दैट इज़ IPO, है ना। तो उसका जो लिंक है मैं आपको टॉप ऑफ द वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। आप प्लीज़ वो एक बार IPO वाला वीडियो भी चेक कर लें, बिकॉज यहाँ से कुछ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो ये IPO वाला टॉपिक आप चेक करें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ट्राई करूँगी कि लिंक प्रोवाइड कर दूँ, तो वहाँ से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं IPO। एंड थैंक यू, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और आप तो प्लीज़ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं। तो इफ़ सपोज उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं मतलब आपको कमेंट में ही उसका आंसर दे पाऊँगी तो वहाँ पे आंसर दूँगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी बनाएं, तो उस पर मैं ट्राई करूँगी। अगर मुझे उसके बारे में नॉलेज होगा या फिर नहीं भी होगा तो भी मैं लाइक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। एंड वन मोर थिंग, हमने सारे जितने भी वर्क बुक्स हैं तो वो अपलोड कर दिए हैं वेबसाइट पे। द वेबसाइट नेम इज़ investor.com। तो आप यहाँ से जाके वर्कबुक डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फ्रॉम 10 सितंबर ऑनवर्ड्स आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो 10 सितंबर के बाद में आप मॉक टेस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ NISM सीरीज 8 के मॉक टेस्ट रहेंगे और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो सीरीज 8 एंड जो 5A है म्यूचुअल फंड वाला जो है, तो ये दोनों के आपको मिल जाएंगे। एंड मैं ट्राई करूँगी कि अप टू 30 सितंबर में और भी जो सर्टिफिकेशंस हैं रिमेनिंग NISM के, तो उनके कुछ मॉक टेस्ट में वहाँ पे अपलोड कर दूँ। अराउंड 200 to 300 क्वेश्चंस रहेंगे एवरी सीरीज के लिए। म्यूचुअल फंड का आपको 500 अराउंड क्वेश्चन मिल जाएगा, सीरीज 8 के भी अराउंड 500 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं।
एंड आंसर जो रहेंगे वो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स रहेंगे, तो आपको समझने में इजी रहेगा। एंड इफ इन केस वहाँ पे आपको कुछ इशू आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, तो इशू होगा तो हम रिजॉल्व करेंगे उसे। ठीक है, तो आई होप आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।